चैप्टर 22 टार्ज़न को अपनी समझ वापस मिल जाती है। जैसे ही टार्ज़न ने बरामद थैली से कंकड़ों को अपनी उंगलियों में घुमाया, उसके विचार पीले सिल्लियों के ढेर पर लौट आए, जिसके लिए अरबों और अबीसिनियाई लोगों ने अपनी अथक लड़ाई लड़ी थी। उस गंदे धातु के ढेर और खूबसूरत, चमकते हुए पत्थरों के बीच क्या समानता थी जो पहले उसकी थैली में थे? वह धातु क्या थी? वह कहाँ से आई थी? वह कौन सी मोहक अर्धविश्वास था जो उसकी स्मृति की मान्यता की मांग करता प्रतीत होता था कि वो पीला ढेर जिसके लिए ये लोग लड़े और मर गए थे, उसके अतीत से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था कि वह उसका था। उसका अतीत क्या था? उसने अपना सिर हिलाया। धीरे धीरे उसके बंदरों जैसे बचपन की यादें उसके दिमाग में घूम गईं, फिर अजीब तरह से उलझे हुए चेहरों, आकृतियों और घटनाओं का एक समूह सामने आया, जो बंदरों के टार्ज़न से कोई संबंध नहीं रखता था और फिर भी जो अपने खंडित रूप में भी परिचित थे। धीरे धीरे और दर्द के साथ स्मृति पुनः अपने आप को पुष्ट करने का प्रयास कर रही थी। चोटिल मस्तिष्क ठीक हो रहा था, क्योंकि हाल ही में कार्य करने में उसकी विफलता का कारण पूर्ण परिसंचरण की उपचारात्मक प्रक्रियाओं द्वारा धीरे धीरे अवशोषित या हटाया जा रहा था। जो लोग अब हफ्तों में पहली बार उसकी मन की आंखों के सामने से गुजरे, उनके चेहरे जाने पहचाने थे, लेकिन फिर भी वह उन्हें न तो उन जगहों पर रख सकता था जहां वे उसके पिछले जीवन में कभी भरे थे, न ही उन्हें नाम से पुकार सकता था। एक सुंदर महिला थी, और यह उसका चेहरा था जो अक्सर उसके स्वस्थ हो रहे मस्तिष्क की उलझी हुई यादों में घूमता था। वह कौन थी? वह वानरों के टार्ज़न के लिए क्या थी? उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसे उसी जगह पर देख रही थी जहां से एबिसिनियन लोगों ने सोने के ढेर को खोदा था, लेकिन आसपास का माहौल अब जो था, उससे बहुत अलग था। वहां एक इमारत थी, वहां बहुत सी इमारतें थीं, और वहां बाड़ और फूल थे। टार्ज़न ने इस अद्भुत समस्या के हैरान अध्ययन में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने पूरी तरह से सही व्याख्या समझ ली है, और फिर जैसे ही सफलता उसके हाथ में आई, तस्वीर एक जंगल के दृश्य में फीकी पड़ गई जहां एक नग्न, श्वेत युवक बालों वाले आदिम वानरों के एक समूह के साथ नृत्य कर रहा था। टार्ज़न ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ऐसा क्यों था कि वह याद नहीं कर पा रहा था? कम से कम उसे यकीन था कि किसी तरह से सोने का ढेर, वह जगह जहां वह पड़ा था, उस मायावी महिला की सूक्ष्म सुगंध जिसका वह पीछा कर रहा था, उस श्वेत महिला की स्मृति आकृति और वह खुद एक भूले हुए अतीत के बंधनों से अटूट रूप से जुड़े हुए थे। अगर वह महिला यहीं की रहने वाली थी, तो उसे खोजने या उसका इंतजार करने के लिए उससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी, जो उसकी टूटी फूटी यादों में उसे मिली थी। कोशिश करना सार्थक था। टार्ज़न ने खाली थैली की डोरी अपने कंधे पर डाली और पेड़ों के बीच से मैदान की दिशा में चल पड़ा। जंगल के बाहरी इलाके में उसे अखमेद सेक की तलाश में लौट रहे अरब मिले। छिपकर उसने उन्हें जाने दिया और फिर अपने घर के जले हुए खंडहरों की ओर अपना रास्ता फिर से शुरू किया, जिसे वह अपनी यादों में बसाने ही वाला था। मैदान में उसकी यात्रा में एक छोटी सी घाटी में मृगों के एक छोटे झुंड को देखकर बाधा उत्पन्न हुई, जहां आश्रय और हवा का अच्छा मेल था, जिससे पीछा करना आसान था। एक मोटा साल का बच्चा आधे घंटे की चुपके से रेंगने और अचानक क्रूर दौड़ के बाद पुरस्कृत हुआ, और दोपहर का समय हो चुका था जब वानर मानव अपने शिकार के पास अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने कौशल, अपनी चालाकी और अपने पराक्रम का आनंद लिया। उसकी भूख शांत हो गई, फिर प्यास ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। नदी उसे अपने ताज़ा पानी की ओर ले जाने वाले सबसे छोटे रास्ते से बहला रही थी, और जब उसने पानी पिया तो रात हो चुकी थी और वो उस जगह से लगभग आधा मील या उससे ज्यादा नीचे की ओर था जहां उसने पीले रंग की सिल्लियों का ढेर देखा था, और जहां उसे याद रखने वाली महिला से मिलने या उसके ठिकाने या उसकी पहचान के बारे में कोई सुराग पाने की उम्मीद थी। जंगल में पले बड़े लोगों के लिए समय आमतौर पर एक छोटी सी बात होती है, और जल्दबाजी, जब तक कि आतंक, क्रोध या भूख से उत्पन्न न हो, अप्रिय होती है। आज बीत चुका था, इसलिए कल, जिसके लिए अनंत जुलूस था, टार्ज़न की आगे की खोज के लिए सराहनीय उत्तर होगा। और इसके अलावा बंदर आदमी थक गया था और सो जाएगा। एक पेड़ उसे एक सुसज्जित शयन कक्ष की सुरक्षा, एकांत और आराम प्रदान करता था,
और जंगली नदी तट पर शिकारियों और शिकारियों के कोलाहल के साथ वह शीघ्र ही गहरी नींद में सो जाता था। सुबह होते ही उसे फिर से भूख और प्यास लगी और वह अपने पेड़ से उतरकर नदी के किनारे पानी पीने की जगह पर चला गया। वहां उसने नूमा नामक शेर को अपने आगे पाया। बड़ा आदमी लालच से पानी पी रहा था और जब टार्ज़न उसके पीछे रास्ते से आता हुआ दिखाई दिया तो उसने अपना सिर उठाया और अपने कंधों पर नजर घुमाकर घुसपैठिए को घूरा। उसके गले से चेतावनी की एक धीमी गड़गड़ाहट निकली, लेकिन टार्ज़न ने अनुमान लगाया कि जानवर ने अभी अभी अपना शिकार छोड़ा है और वह अच्छी तरह से भर गया है। बस थोड़ा सा चक्कर लगाया और नदी की ओर बढ़ता रहा, जहां वह भूरे रंग की बिल्ली से कुछ गज ऊपर रुका और अपने हाथों और घुटनों के बल पर गिरकर ठंडे पानी में अपना चेहरा डुबोया। एक पल के लिए शेर आदमी को देखता रहा, फिर उसने फिर से पानी पीना शुरू कर दिया और आदमी और जानवर एक दूसरे के बगल में अपनी प्यास बुझा रहे थे, जाहिर तौर पर एक दूसरे की मौजूदगी से बेखबर। नूमा ने सबसे पहले अपनी बात खत्म की। सिर उठाकर उसने कुछ मिनट तक नदी के उस पार ध्यान की उस पत्थरीली स्थिरता के साथ देखा जो उसकी प्रजाति की खासियत है। लेकिन अगर उसकी काली अयाल हवा के झोंके से हिलती न तो वह सुनहरे कांस्य से बना होता, इतना निश्चल, इतना मूर्तिवत उसका पोज। गुफानुमा फेफड़ों से एक गहरी आह ने भ्रम को दूर कर दिया। शक्तिशाली सिर धीरे धीरे घूमा जब तक कि पीली आंखें उस आदमी पर टिक नहीं गईं। रूखे होंठ ऊपर की ओर मुड़े, जिससे पीले नुकीले दांत दिखाई देने लगे। एक और चेतावनी भरी दहाड़ ने भारी गालों को हिला दिया और जानवरों का राजा राजसी ढंग से घूम गया और धीरे धीरे घने नरकटों में पगडंडी पर आगे बढ़ा। वानरों का टार्ज़न शराब पीता रहा, लेकिन अपनी भूरी आंखों के कोनों से वो उस विशालकाय जानवर की हर हरकत को देखता रहा, जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। और उसके बाद उसके पैने कानों ने मांसाहारी जानवर की हरकतों पर नजर रखी। नदी में डुबकी लगाने के बाद उसने नाश्ते में अंडे खाए, जो संयोगवश उसे मिल गए, और फिर वह नदी के ऊपर उस बंगले के खंडहर की ओर चल पड़ा, जहां कल की लड़ाई के केंद्र में सोने की सिल्लियां पड़ी थीं। और जब वह उस जगह पर पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य और घबराहट हुई, क्योंकि पीली धातु गायब हो चुकी थी। घोड़ों और लोगों के पैरों से अरौंदी गई धरती से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पिंड हवा में वाष्पित हो गए हों। वानर पुरुष को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए या आगे क्या करे। वहां किसी भी तरह के निशान का कोई निशान नहीं था जिससे पता चले कि वह यहाँ थी। धातु गायब हो चुकी थी, और अगर वह और धातु के बीच कोई संबंध था तो अब उसका इंतजार करना बेकार लग रहा था, क्योंकि धातु कहीं और हटा दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसे नजरअंदाज कर रहा था। सुंदर कंकड़, पीली धातु, वह और उसकी यादें। टार्ज़न को घृणा हो रही थी। वह जंगल में वापस जाकर चुलक की तलाश करेगा, और इसलिए उसने अपने कदम एक बार फिर जंगल की ओर मोड़ दिए। वह तेजी से आगे बढ़ा, एक लंबी आसान चाल में मैदान के पार झूलता हुआ, और जंगल के किनारे पर एक छोटे बंदर की चपलता और गति के साथ पेड़ों पर चढ़ गया। उसकी दिशा लक्ष्यहीन थी, वह बस जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। उन्मुक्त क्रिया का आनंद उसकी मुख्य प्रेरणा थी, तथा उसे उम्मीद थी कि चुलक या उस लड़की तक कोई सुराग मिल जाएगा, जो एक द्वितीयक प्रेरणा थी। 2 दिन तक वह इधर उधर घूमता रहा, शिकार करता रहा, खाता पीता रहा और सोता रहा, जहां भी उसे इच्छा हुई और उसे तृप्त करने का साधन भी मिला। तीसरे दिन सुबह घोड़े और आदमी की खुशबू उसके नथुनों में धीरे धीरे पहुंची। उसने तुरंत अपना रास्ता बदला और चुपचाप शाखाओं के बीच से उस दिशा में सरक गया जहां से खुशबू आ रही थी। कुछ ही देर में वह एक अकेले घुड़सवार को पूर्व दिशा की ओर जाते हुए देख पाया। तुरंत ही उसकी आंखों ने वही पुष्टि कर दी जो उसकी नाक ने पहले से ही अनुमान लगा रखा था। सवार वही था जिसने उसके सुंदर कंकड़ चुराए थे। क्रोध की रोशनी अचानक भूरी आंखों में चमक उठी जब बंदर आदमी शाखाओं के बीच नीचे गिर गया, जब तक कि वह बेहोश वेरपर के ठीक ऊपर नहीं चला गया। एक तेज छलांग लगी और बेल्जियन ने महसूस किया कि एक भारी शरीर उसके डरे हुए घोड़े की पीठ पर आ गिरा। घोड़ा घुरा घुराते हुए आगे की ओर उछला।
विशालकाय भुजाओं ने सवार को घेर लिया और पलक झपकते ही उसे उसकी काठी से खींच लिया गया और उसने पाया कि वो संकरी पगडंडी पर लेटा हुआ है और उसकी छाती पर एक नग्न सफेद विशालकाय घुटने टेके बैठा है। वीरपर को अपने अपहरणकर्ता के चेहरे पर पहली नजर में ही पहचान आ गई और उसके चेहरे पर भय का पीलापन छा गया। मजबूत उंगलियां उसके गले पर थीं, इस्पात की उंगलियां। उसने चिल्लाने की कोशिश की, अपनी जान की भीख मांगने की, लेकिन क्रूर उंगलियों ने उसे बोलने से रोक दिया क्योंकि वे निश्चित रूप से उसे जीवन से वंचित कर रही थीं। सुंदर कंकड़, आदमी ने अपनी छाती पर हाथ रखकर चिल्लाया। तुमने सुंदर कंकड़ों के साथ क्या किया? टार्जन के सुंदर कंकड़ों के साथ। उंगलियां जवाब देने के लिए ढीली हो गईं। कुछ समय तक वीरपर सिर्फ घुटता रहा और खांसता रहा। आखिरकार उसने बोलने की शक्ति वापस पा ली। अरब अहमेद शेख ने मुझसे ये सब चुरा लिया, वह चिल्लाया। उसने मुझे थैला और कंकड़ देने पर मजबूर किया। मैंने वह सब देखा, टार्जन ने उत्तर दिया, लेकिन थैली में जो कंकड़ थे वे टार्जन के कंकड़ नहीं थे। वे सिर्फ ऐसे कंकड़ थे जो नदियों के तल और उनके किनारे के तटबंधों में भरे होते हैं। यहाँ तक कि अरब भी उन्हें नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि जब उसने उन्हें देखा तो गुस्से में उसे फेंक दिया। मुझे अपने सुंदर कंकड़ चाहिए, वे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, वीरपर ने रोते हुए कहा। मैंने उन्हें अहमेद शेख को दे दिया था, नहीं तो वह मुझे मार देता। कुछ मिनट बाद वह मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे आया। हालांकि उसने मुझे और परेशान न करने का वादा किया था और मैंने उसे गोली मारकर मार डाला, लेकिन थैली उसके पास नहीं थी और हालांकि मैंने कुछ समय तक जंगल में खोज की, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ सका। मैंने पाया, मैं तुम्हें बताता हूँ, टार्जन ने गुर्राते हुए कहा, और मुझे वे कंकड़ भी मिले जिन्हें अहमेद शेख ने घृणा से फेंक दिया था। वे टार्जन के कंकड़ नहीं थे, तुमने उन्हें छिपाया है। मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं या मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वानर मानव की भूरी उंगलियां उसके शिकार के गले पर थोड़ी और कस गईं। वीरपर ने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। हे भगवान, लॉर्ड ग्रास्टोक, वो चीखने में कामयाब रहा। क्या आप मुट्ठी भर पत्थरों के लिए हत्या करेंगे? उसके गले पर पड़ी उंगलियां शिथिल हो गईं। एक उलझन भरी, दूर की अभिव्यक्ति ने ग्रे आंखों को नर्म कर दिया। लॉर्ड ग्रास्टोक, बंदर आदमी ने दोहराया। लॉर्ड ग्रास्टोक, लॉर्ड ग्रास्टोक कौन है? मैंने ये नाम पहले कहाँ सुना है? क्यों यार, तुम लॉर्ड ग्रास्टोक हो? बेल्जियन चिल्लाया। भूकंप के कारण भूमिगत कक्ष तक जाने वाला मार्ग टूट गया था, जिससे तुम और तुम्हारा काला वजीर सोने की सिल्लियां लेकर अपने बंगले में वापस आए थे। तब एक चट्टान गिरने से तुम घायल हो गए थे। उस झटके ने तुम्हारी याददाश्त को चकनाचूर कर दिया। तुम जॉन क्लेटन हो, लॉर्ड ग्रास्टोक, क्या तुम्हें याद नहीं है? जॉन क्लेटन, लॉर्ड ग्रास्टोक, टार्जन ने दोहराया। फिर एक पल के लिए वह चुप हो गया। कुछ ही देर में उसका हाथ लड़खड़ाते हुए उसके माथे पर चला गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की अभिव्यक्ति भर गई, आश्चर्य और अचानक समझ की। भूले हुए नाम ने उस याद को फिर से जगा दिया था जो खुद को फिर से स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। बंदर आदमी ने बेल्जियन के गले पर अपनी पकड़ छोड़ दी और अपने पैरों पर कूद पड़ा। भगवान, वह चिल्लाया, और फिर जेन। अचानक वह वीरपर की ओर मुड़ा। मेरी पत्नी, उसने पूछा। उसका क्या हुआ? खेत बर्बाद हो गया है। तुम्हें पता है, तुम्हारा इस सब में कुछ न कुछ हाथ है। तुम मेरे पीछे ऊपर तक आए, तुमने गहने चुरा लिए जिन्हें मैं सुंदर कंकड़ समझ रहा था। तुम एक बदमाश हो। मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि तुम नहीं हो। वो एक बदमाश से भी बदतर है, उनके पीछे से एक धीमी आवाज ने कहा। टार्जन ने आश्चर्य से मुड़कर देखा कि कुछ कदम की दूरी पर वर्दी पहने एक लंबा आदमी खड़ा था। उस आदमी के पीछे कांगो फ्री स्टेट की वर्दी पहने कई काले सैनिक खड़े थे। वो एक हत्यारा है, महाशय, अधिकारी ने आगे कहा। मैं उसे उसके वरिष्ठ अधिकारी की हत्या के मुकदमे में पेश करने के लिए लंबे समय से उसका पीछा कर रहा हूँ। वीरपर अब अपने पैरों पर खड़ा था, सफेद और कांपते हुए, उस भाग्य को देख रहा था जो भूल भुलैया जंगल की दुर्गमता में भी उसके साथ हुआ था। सहज रूप से वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वानरों के टार्जन ने एक मजबूत हाथ बढ़ाया और उसे कंधे से पकड़ लिया। रुको,
बंदर आदमी ने अपने बंदी से कहा, ये सज्जन तुम्हें चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ काम पूरा कर लूँगा तो वह तुम्हें ले सकता है। मुझे बताओ कि मेरी पत्नी का क्या हुआ है। बेल्जियम के अधिकारी ने लगभग नग्न, सफ़ेद विशालकाय व्यक्ति को जिज्ञासा से देखा। उसने आदिम हथियारों और परिधानों के बीच अजीबोगरीब विरोधाभास देखा और उस व्यक्ति की सहज धाराप्रवाह फ्रेंच भाषा पर ध्यान दिया। पहली भाषा निम्नतम संस्कृति को दर्शाती थी, जबकि दूसरी भाषा उच्चतम संस्कृति को दर्शाती थी। वह इस अजीब प्राणी की सामाजिक स्थिति का ठीक ठीक पता नहीं लगा सका, लेकिन वह जानता था कि वह उस सहज आश्वासन को पसंद नहीं करता था जिसके साथ वह व्यक्ति ये तय करने का साहस करता था कि वह कैदी को कब अपने कब्जे में ले सकता है। माफ़ करें, उन्होंने आगे बढ़कर वेरपर के दूसरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन ये सज्जन मेरे कैदी हैं। उन्हें मेरे साथ आना होगा। जब मैं उसके साथ काम पूरा कर लूँगा, टार्ज़न ने शांति से उत्तर दिया। अधिकारी ने मुड़कर अपने पीछे खड़े सैनिकों को इशारा किया। वर्दीधारी अश्वेतों की एक टुकड़ी तेजी से आगे बढ़ी और तीनों को पीछे धकेलते हुए बंदर आदमी और उसके बंदी को घेर लिया। कानून और उसे लागू करने की शक्ति दोनों मेरे पक्ष में है, अधिकारी ने घोषणा की। हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस आदमी के खिलाफ कोई शिकायत है तो आप मेरे साथ आ सकते हैं और नियमित रूप से अधिकृत न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला दर्ज करा सकते हैं। मेरे दोस्त, आपके कानूनी अधिकार संदेह से परे नहीं हैं, टार्ज़न ने जवाब दिया, और आपके आदेशों को लागू करने की आपकी शक्ति केवल दिखावटी है, वास्तविक नहीं। आपने सशस्त्र बल के साथ ब्रिटिश क्षेत्र में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है। इस आक्रमण के लिए आपके पास अधिकार कहाँ हैं? इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए प्रत्यर्पण के कागजात कहाँ हैं? और आपको क्या भरोसा है कि मैं आपके साथ सशस्त्र बल नहीं ला सकता जो आपको कांगो मुक्त राज्य में वापस लौटने से रोक देगा? बेल्जियन ने अपना आपा खो दिया। मैं किसी नंगे जंगली से बहस करने के मूड में नहीं हूँ, वह चिल्लाया। जब तक तुम चोटिल नहीं होना चाहते, तुम मेरे काम में दखल नहीं दोगे। कैदी को पकड़ लो, सार्जेंट। वेरपर ने अपने होंठ टार्ज़न के कान के पास उठाए। मुझे उनसे दूर रखो, और मैं तुम्हें वह जगह दिखा सकता हूँ जहाँ मैंने कल रात तुम्हारी पत्नी को देखा था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो इस समय यहाँ से बहुत दूर नहीं हो सकती। अपने सार्जेंट के इशारे पर सैनिक वेरपर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। टार्ज़न ने बेल्जियन को कमर से पकड़ लिया और उसे अपनी बांह के नीचे ऐसे दबाए रखा जैसे वह आटे की बोरी उठाए और घेरा तोड़ने की कोशिश में आगे बढ़ा। उसकी दाहिनी मुट्ठी ने सबसे नज़दीकी सैनिक के जबड़े को पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर अपने साथियों पर गिरा दिया। जो लोग उसका रास्ता रोक रहे थे, उनके हाथों से क्लबबेद राइफलें छीन ली गईं और बंदर आदमी के जंगली भागने के सामने काले सैनिक दाएं बाएं लड़खड़ा गए। अश्वेतों ने उन दोनों को इतनी पूरी तरह से घेर लिया था कि वे अपने ही किसी साथी को गोली लगने के डर से गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और टार्ज़न पहले ही उनके बीच से निकलकर जंगल की भूल भुलैया में छिपने ही वाला था कि तभी पीछे से उस पर छुपकर आए एक व्यक्ति ने अपनी राइफल से उसके सिर पर जोरदार वार किया। एक पल में बंदर आदमी नीचे गिर गया और 1 दर्जन काले सैनिक उसकी पीठ पर थे। जब उसे होश आया तो उसने खुद को सुरक्षित रूप से बंधा हुआ पाया, जैसा कि वेरपर भी था। बेल्जियम के अधिकारी ने अपने प्रयासों को सफल बनाने के बाद अच्छे मूड में था और अपने कैदियों को इस बात के लिए चिढ़ाने लगा कि उन्हें कितनी आसानी से पकड़ लिया गया था, लेकिन टार्ज़न ऑफ द एप्स से उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि वेरपर अपने विरोध में मुखर था। उसने समझाया कि टार्ज़न एक अंग्रेज सरदार था, लेकिन अधिकारी ने केवल इस कथन पर हंसा और अपने कैदी को अदालत में अपने बचाव के लिए अपनी सांस बचाने की सलाह दी। जैसे ही टार्ज़न को होश आया और यह पाया गया कि वह गंभीर रूप से घायल नहीं है, कैदियों को जल्दी से पंक्ति में खड़ा किया गया और कांगो मुक्त राज्य की सीमा की ओर वापसी मार्च शुरू किया गया। शाम के समय दल एक नदी के किनारे रुका, शिविर बनाया और शाम का भोजन तैयार किया। पास के जंगल की घनी पत्तियों से एक जोड़ी भयंकर आंखें वर्दीधारी अश्वेतों की गतिविधियों को मौन तीव्रता और जिज्ञासा के साथ देख रही थीं। भौहों के नीचे से प्राणी ने बोमा का निर्माण,
आग जलना और रात का खाना तैयार होते देखा। टार्ज़न और वेरपर उस समय से ही छोटे छोटे थैलों के ढेर के पीछे बंधे हुए पड़े थे जब कंपनी रुकी थी, लेकिन भोजन की तैयारी पूरी होने पर उनके गार्ड ने उन्हें उठकर आग के पास आने का आदेश दिया, जहां उनके हाथ खुले रहेंगे और वे खाना खा सकेंगे। जैसे ही विशालकाय बंदर आदमी उठा, जंगल में मौजूद पर्यवेक्षक की आंखों में पहचान की एक चौंका देने वाली अभिव्यक्ति उभरी और जंगली होठों से एक धीमी कर्कश आवाज निकली। तुरंत टार्ज़न सतर्क हो गया, लेकिन जवाब देने वाली गड़गड़ाहट उसके होठों पर ही दब गई, इस डर से कि कहीं ये सैनिकों के संदेह को न जगा दे। अचानक उसे एक प्रेरणा मिली। वह वेरपर की ओर मुड़ा। मैं तुमसे ऊंची आवाज में और ऐसी भाषा में बात करने जा रहा हूं जिसे तुम नहीं समझ पाओगे। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना और कभी कभी कुछ बुदबुदाना मानो उसी भाषा में जवाब दे रहा हूं। हमारा बचना तुम्हारे प्रयासों की सफलता पर निर्भर हो सकता है। वेरपर ने सहमति और समझ में सिर हिलाया और तुरंत उसके साथी के होठों से एक अजीब सी शब्दावली निकली, जिसकी तुलना कुत्ते के भौंकने और गुर्राने तथा बंदरों के बकने से की जा सकती थी। पास खड़े सैनिकों ने आश्चर्य से बंदर आदमी को देखा। उनमें से कुछ हंसे, जबकि अन्य स्पष्ट अंधविश्वासी भय से दूर चले गए। टार्ज़न अभी भी बड़बड़ा रहा था, जबकि अधिकारी कैदियों के पास गया और उनके पीछे रुक गया, हैरान रुचि से सुन रहा था। जब वेरपर ने जवाब में कुछ हास्यास्पद शब्दजाल बुदबुदाया तो उसकी जिज्ञासा सीमा से बाहर हो गई और वह आगे बढ़ा, ये जानने की मांग करते हुए कि वे कौन सी भाषा बोल रहे थे। टार्ज़न ने मार्च के दौरान उस व्यक्ति की बातचीत की प्रकृति और गुणवत्ता से उसकी संस्कृति का अंदाजा लगाया था और उसने अपने उत्तर की सफलता का अनुमान अपने द्वारा लगाए गए आकलन पर लगाया था। यूनानी, उन्होंने समझाया। ओह, मैंने सोचा कि यह ग्रीक है, अधिकारी ने उत्तर दिया, लेकिन इतने सालों से मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है कि मैं निश्चित नहीं था। हालांकि भविष्य में मैं आपको उस भाषा में बात करने के लिए धन्यवाद दूंगा जिससे मैं अधिक परिचित हूँ। वेरपर ने मुस्कुराहट छिपाने के लिए अपना सिर घुमाया और टार्ज़न से फुसफुसाते हुए कहा, यह उसके लिए बिल्कुल ग्रीक था और मेरे लिए भी। लेकिन काले सैनिकों में से एक ने धीमी आवाज में अपने साथी से कहा, मैंने पहले भी ऐसी आवाजें सुनी हैं। एक बार रात में जब मैं जंगल में खो गया था, मैंने पेड़ों पर बैठे बालों वाले लोगों को आपस में बात करते सुना और उनकी बातें इस गोरे आदमी की बातों जैसी थीं। काश कि हम उसे न पाते। वह बिल्कुल भी इंसान नहीं है, वह एक बुरा आत्मा है, और अगर हम उसे जाने नहीं देंगे तो हमारी किस्मत खराब होगी। और साथी ने जंगल की ओर डरते हुए अपनी आंखें घुमाईं। उसका साथी घबराकर हंसने लगा और काले सैनिकों के अन्य सदस्यों को बातचीत को विविधता और अतिशयोक्ति के साथ दोहराने के लिए दूर चला गया, और इस प्रकार बहुत समय नहीं बीता कि उस विशालकाय कैदी के बारे में काले जादू और अचानक मृत्यु की एक भयावह कहानी बुनी गई और वह पूरे शिविर में फैल गई। और अंधेरे जंगल की गहराई में, ढलती रात की गहरी छाया के बीच, एक बालों वाला मनुष्य जैसा प्राणी अपने किसी गुप्त मिशन पर तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ रहा था।